हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएस एग्जाम। फ्रेंड्स, एज यू ऑल नो, अपने सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रेड्रेसल एक्ट 2013 पढ़ रहे थे, राइट। तो दोस्तों, इसका अपनों ने चैप्टर नंबर 1 जो है इस एक्ट का, वो अपनों ने कंप्लीट कर लिया है। ये सो नो, टोटल दोस्तों चैप्टर 8 है। आज अपने चैप्टर 2 से आगे बढ़ेंगे, राइट। तो दोस्तों, चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको चैप्टर 1 जो थोड़ा रिवाइज़ करवा देता हूँ, क्या क्या चीज़ें अपनों ने पढ़ी है। तो दोस्तों, सबसे पहले अपने चैप्टर 1 से पहले दोस्तों इसकी प्रेम्बल पढ़ा, राइट। और दोस्तों, उससे भी पहले मैंने विशाखा गाइडलाइंस के बारे में बताया। राजस्थान के अंदर दोस्तों एक केस हुआ, बंवरी देवी नाम की लेडीज़ के साथ दोस्तों सामूहिक जो है रेप किया अपर कास्ट के लोगों ने, राइट। तो दोस्तों, उनकी जो पेटिशन है वो सुप्रीम कोर्ट में गई। फिर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, विशाखा गाइडलाइंस जारी करी। और दोस्तों 1997 के बाद, वो विशाखा गाइडलाइंस जारी होने के बाद 2013 तक जो है सेक्सुअल हरासमेंट के मामलों में उन्हीं गाइडलाइंस का यूज़ किया गया समय समय पे, येस और नो। लेकिन दोस्तों देखा गया कोर्ट्स के द्वारा कि ये जो विशाखा गाइडलाइंस हैं ये प्रॉपर इम्प्लीमेंट इनका नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन इसका नहीं है। तो हमें एक कड़ा कानून इसके खिलाफ लाना पड़ेगा, राइट। महिलाओं के खिलाफ अत्याचार काफ़ी बढ़ गया वर्क प्लेस पे, राइट। तो दोस्तों उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए विशाखा गाइडलाइंस को बेस बना के एक एक्ट तैयार किया गया जिसको बोलते हैं सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2013, ठीक है। तो दोस्तों एक्ट कब आया, 2013 में। एक तो ये डेट आपको याद रखनी है। और दोस्तों आरटीआई एक्ट कब आया, आरटीआई एक्ट को बोलते हैं आरटीआई एक्ट 2005, यस और नो। और दोस्तों सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट जो है बनाने के पीछे जो है कॉन्स्टिट्यूशन के भी कुछ आर्टिकल हम डिस्कस करते हैं, राइट। तो इसके अंदर दोस्तों फंडामेंटल राइट जो है वीमेन के, जो सबको ही दिए गए हैं जो भारत का नागरिक है, आर्टिकल नंबर 14, 15, राइट। और दोस्तों आर्टिकल नंबर जो है 21 के अंदर, तो उसका भी रेफरेंस इसके अंदर दिया गया है कि इस एक्ट को बनाने के पीछे क्या वजह है, यस और नो। और दोस्तों फिर अपनों ने प्रियम्बल पढ़ा, फिर हम लोगों ने चैप्टर 1 पढ़ा। चैप्टर 1 के अंदर दोस्तों डेफिनेशंस थी, राइट। सबसे पहले दोस्तों एग्रीव्ड वुमेन, एग्रीव्ड वुमेन का मतलब क्या है, पीड़ित महिला, राइट, जिसके साथ जो है सेक्सुअल हरासमेंट का एक्ट हुआ है। फिर दोस्तों पढ़ा अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मतलब जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट दोनों में से कोई सी भी हो सकती है, राइट। येस और नो, मतलब कोई भी वर्क प्लेस होगा अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट ओन करती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट वहाँ अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी। और कोई भी वर्क प्लेस है अगर उसको स्टेट गवर्नमेंट ओन करती है तो वो स्टेट गवर्नमेंट उसका अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी, ये सुनो। इसके बाद दोस्तों डोमेस्टिक वर्कर पढ़ा, मतलब जो मेहनताना पे काम करे, पैसे पे काम करे, घर पे डोमेस्टिक वर्कर बोलते हैं, राइट। मेड हो गया जैसे, ठीक है, मेड का आपको पता होगा, राइट। एम्प्लॉई दोस्तों, एम्प्लॉय कौन होता है, जो काम करता है, ठीक है। मैं डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ तो मैं एम्प्लॉई हूँ। एम्प्लॉयर दोस्तों जो काम पे रखता है, मेरा डिपार्टमेंट एम्प्लॉयर है, गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट मेरी एम्प्लॉयर है, वो मुझे तनख्वाह दे रही है, ये सुनो। तो आगे दोस्तों अपनों ने क्या पढ़ा, रेस्पोंडेंट पढ़ा। रेस्पोंडेंट का मतलब क्या है दोस्तों, एक्यूज़। एक्यूज़ का मतलब क्या है दोस्तों, कोई भी वीमेन है इसके ऊपर अगर सेक्सुअल हरासमेंट होता है तो रेस्पोंडेंट जो है, जो करता है सेक्सुअल हरासमेंट का एक्ट, वो रेस्पोंडेंट कहलाता है। इसको अपने एक्यूज्ड भी बोल सकते हैं, येस और नो। उसके बाद दोस्तों अपनों ने क्या पढ़ा, सेक्सुअल हरासमेंट में क्या क्या इंक्लूड करते हैं, ठीक है। सेक्सुअल हरासमेंट में दोस्तों क्या क्या इंक्लूड करते हैं, फिजिकल एडवांस दिखाना, ठीक है, पोर्नोग्राफी शो करना, राइट, अनवेलकम बिहेवियर, तो वो सारी चीज़ें डिस्कस करी अपनों ने। फिर दोस्तों वर्क प्लेस के बारे में बताया, ठीक है। वर्क प्लेस मतलब कोई भी स्थान जहाँ पे कोई भी डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे महिला काम कर रही है वो उसका वर्क प्लेस कहलाएगा, कोई ड्वेलिंग प्लेस और हाउस भी कहलाएगा, राइट। फिर दोस्तों लास्ट में अपनों ने अनऑर्गेनाइज सेक्टर पढ़ा। अनऑर्गेनाइज सेक्टर का मतलब क्या है दोस्तों, ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज दो प्रकार के सेक्टर हैं। ऑर्गेनाइज मतलब जो प्रॉपर एक व्यवस्थित है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, राइट। और दोस्तों वो क्या है, गवर्नमेंट की जो कंपनीज एक्ट है या और कोई भी एक्ट है वो उसका फॉलो कर रहा है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर का मतलब क्या है दोस्तों, मैं मेरे घर पे मान लो कोई भी छोटा मोटा काम कर लूँ, ठीक है, और दोस्तों वो गवर्नमेंट को नहीं पता, राइट। और दोस्तों इस लॉ के हिसाब से कौन सा है जिसमें लेस देन 10 मेंबर काम करते हैं, ठीक है, उसको बोलता हूँ अनऑर्गेनाइज सेक्टर, असंगठित क्षेत्र, यस। प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट पढ़ा दोस्तों लास्ट में हम लोगों ने। प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट का मतलब क्या है कि सबसे मेन लाइन जो है दोस्तों चैप्टर 1 की यही थी कि कोई भी महिला इज़ नॉट सब्जेक्टेड टू द सेक्सुअल हरासमेंट बाय एनी पर्सन, येस और नो। आज दोस्तों पढ़ते हैं अपने चैप्टर नंबर 2। सारी चीज़ें एक डेफिनेशन पढ़ ली, उन डेफिनेशंस का इसमें डेली यूज़ आएगा हमारे हर चैप्टर्स के अंदर, तो मैं उसको रिवाइज़ करवाता भी आपको चला जाऊँगा, येस और नो। अब देखिए दोस्तों चैप्टर नंबर 2 जो है वो है आईसीसी के बारे में, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी। दोस्तों दो शब्द देखने को मिलेंगे, एक अभी आईसीसी, अगला मिलेगा एलसीसी, येस और नो। दोस्तों आईसीसी कहाँ बनती है, एलसीसी कहाँ बनती है, आईसीसी में को क्या क्या मेंबर रहते हैं, एलसीसी में क्या क्या मेंबर रहते हैं, इनका कितना टेन्योर होता है, मेन बातें अपने को यही पढ़नी है। और यहीं से दोस्तों हमारे एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चन पूछा जाएगा, यस और नो। तो देखिए दोस्तों आईसीसी बनती कहाँ है, ठीक है, और क्यों बनती है और कौन कौन से मेंबर होते हैं देखिए चलिए। 4 नंबर में देखिए दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आईसीसी, एवरी एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर मतलब जो काम पे रख रहा है, येस और नो, ऑफ अ वर्क प्लेस, किसी भी वर्क प्लेस के अंदर, किसी भी वर्क प्लेस के अंदर वर्क प्लेस का मालिक जो है जो काम पे रख रहा है, शेल
बाय एन ऑर्डर इन राइटिंग। दोस्तों राइटिंग में देखा, यहाँ से पढ़िए, शैल कॉन्स्टिट्यूट ए कमेटी टू बी नोन एज आईसीसी। इसका मतलब क्या है दोस्तों, आईसीसी वहाँ बनेगी जहाँ पे कोई भी एम्प्लॉयर जो है वर्क प्लेस पे काम पे रखता है लोगों को। इसको दोस्तों क्या बोलते हैं, नॉन एज आईसीसी, इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी। यस और नो। आगे चलिए दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, आगे बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है, और यहाँ से सवाल आपके एग्जामिनेशन में 100% पूछा जाएगा। यस और नो। पिछला क्या पढ़ा आप लोगों ने, 1 नंबर में, कि एम्प्लॉयर जो है किसी भी वर्क प्लेस का, एम्प्लॉयर का मतलब क्या है, जो काम पे रखता है, वो किसी भी वर्क प्लेस का एक कमेटी गठित करेगा, एक समिति गठित करेगा। कमेटी को मतलब बोलते हैं समिति, समिति गठित करेगा, इसको बोलते हैं दोस्तों इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी। यस और नो। अब क्या बोल रहा है इसके अंदर, वेयर द ऑफिसेस और एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स ऑफ द वर्क प्लेस आर लोकेटेड एट डिफरेंट प्लेसेस और डिविजनल और सब डिविजनल लेवल, द आईसीसी शैल बी कॉन्स्टिट्यूटेड एट ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट और ऑफिसेस। अब क्या बोल रहा है दोस्तों, कोई भी ऑफिस है, ठीक है, मान लो कोई भी बड़ी कंपनी है, राइट, ये वर्क प्लेस हुआ मेरा। अब दोस्तों ये वर्क प्लेस है, राइट। अब क्या है, इसके जो कई भाग हैं, इसकी ब्रांचेस जो हैं अलग अलग जगह पे हैं, ठीक है, ए ब्रांच, बी ब्रांच, सी ब्रांच, डी ब्रांच, ठीक है, अलग अलग जगह पे, एट डिफरेंट प्लेसेस, लोकेटेड एट डिफरेंट प्लेसेस, डिविजनल सब डिविजनल लेवल। डिविजनल सब डिविजनल मतलब एक कोई पर्टिकुलर एरिया को डिवीजन बोल दिया और उससे भी छोटा भाग कर दिया तो उसको बोल दिया सब डिवीजन। यस और नो। द आईसीसी शैल बी कॉन्स्टिट्यूटेड एट ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट और ऑफिसेस। अब क्या बोल रहा है दोस्तों, जो इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी है वो सभी ऑफिसों की एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स के अंदर बनाई जाएगी। यस और नो। समझ में आई इतनी बात। आगे चलिए, द आईसीसी शैल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स टू बी नॉमिनेटेड बाय द एम्प्लॉयर नेमली। अब क्या है दोस्तों, आईसीसी के अंदर कितने मेंबर होंगे और वो मेंबर कहाँ कहाँ से नॉमिनेट किए जाएंगे, इसके बारे में जानकारी सारी दी गई है, राइट। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, प्रिजाइडिंग ऑफिसर के बारे में है, ठीक है। अब आईसीसी का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं अपने कि आईसीसी के अंदर पहला कौन आ गया। अब दोस्तों इस डायग्राम को फिल करते चले जाएंगे अपने। देखिए आईसीसी में पहला मेंबर कौन आ गया, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, ठीक है, जिसको शॉर्ट में क्या बोलता हूँ, पीओ। आईसीसी में क्या है दोस्तों, पीओ है। आईसीआईसीआई बैंक में क्या है दोस्तों, पीओ है। पीओ का मतलब दोस्तों एग्जामिनेशन, कोई बैंक की तैयारी करी होगी तो आपको पता होगा, ठीक है, पीओ है, ठीक है। आईबीपीएस पीओ का एग्जामिनेशन होता है, क्लरिकल का एग्जामिनेशन होता है, राइट। आरआरबी के अंदर इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, ऑफिसर स्केल 1 बोलते हैं। ये सुनो, तो मतलब आईसीआईसीआई के अंदर पीओ है। अब एलसीसी पढ़ाऊंगा तो दोस्तों आप कंफ्यूज हो जाओगे, पीओ किस में और डीओ किसके अंदर है, ठीक है। पीओ किस में, डीओ, क्योंकि उसमें डीओ आएगा, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। ये सुनो, लेकिन दोस्तों आईसीसी के अंदर क्या है, पीओ है। आईसीआईसीआई के अंदर क्या है, पीओ है। ए प्रिजाइडिंग ऑफिसर हु शैल बी ए वुमेन, हु शैल बी ए वुमेन एट अ सीनियर लेवल एट वर्कप्लेस फ्रॉम अमंगेस्ट द एम्प्लॉइज। अब क्या बोल रहा है दोस्तों, प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होगा, एक तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा, वो कौन होगा, एक महिला होगी, ठीक है। आईसीआईसीआई के अंदर पीओ है, पीओ भी कौन है, एक महिला है, वो भी कौन सी, जो सीनियर लेवल की है पूरे वर्कप्लेस के अंदर, फ्रॉम अमंगेस्ट द एम्प्लॉइज़, ठीक है। 500 एम्प्लॉइज़ हैं, उसके अंदर दोस्तों जो सबसे सीनियर मोस्ट महिला होगी वर्क प्लेस के अंदर, उसको क्या है, प्रोजाइडिंग ऑफिसर बनाया जा सकता है इस इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी का। यस और नो। अब दोस्तों कई बार क्या है कि मान लो इस एक्ट के कोई भी तोड़ ना निकाल सके, तोड़ का मतलब है कि मतलब इसको बाईपास ना कर सके, इसलिए कुछ सपोर्टिंग चीज़ें इसके अंदर दी गई है, राइट। तो क्या क्या दी गई है, अगर सीनियर लेवल वुमेन नहीं है तो पीओ शैल बी नॉमिनेटेड फ्रॉम अदर ऑफिसेज और एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स ऑफ द वर्क प्लेस, सब सेक्शन 1 के हिसाब से। अब क्या बोल रहे दोस्तों, अगर सीनियर लेवल की वुमेन नहीं है कहीं पे भी, ठीक है, फिर क्या कर सकता है, कोई भी दूसरे ऑफिस या एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट से क्या है, उनको नॉमिनेट किया जा सकता है, राइट। अब आगे और बोल रहा है दोस्तों, प्रोवाइडेड फर्दर दैट इन केस द अदर ऑफिसेस और एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स ऑफ वर्क प्लेस डू नॉट हैव ए सीनियर लेवल वुमेन, ठीक है दोस्तों, वहाँ पे भी कोई भी सीनियर लेवल वुमेन नहीं है। अब दोस्तों अब ये मत पूछना कि सर सीनियर लेवल वुमेन कौन सी हो गई, क्योंकि एक्ट के अंदर ऐसा कोई भी चर्चा नहीं है कि सीनियर लेवल वुमेन, बस सीनियर समझ लो आप, इसको एज इट इज़ इसको याद कर लो, ठीक है। येस और नो। क्योंकि दोस्तों अपने को क्या है कि जुडिशियल सर्विसेज में तो जाना नहीं है, ठीक है, वकील और जज नहीं बनना है, हमें इस टॉपिक से जो हमारे काम की चीज़ें हैं वो निकालनी है। थोड़ा टॉपिक का रेफरेंस हमें को ये पता होना चाहिए टॉपिक के अंदर है क्या, और लास्ट के अंदर दोस्तों इसका पूरा क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल के वो अपने को याद कर लेने हैं। येस और नो। तो देखिए, प्रोवाइडेड फर्दर दैट इन केस द अदर ऑफिसेज और एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स ऑफ वर्क प्लेस डू नॉट हैव ए सीनियर लेवल वुमेन, मतलब क्या बोल रहा है कि यहाँ पे तो बोल दिया एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट और वर्क प्लेस से क्या है, सीनियर लेवल की वुमेन को बोल दो आप, ठीक है। अगर वैसा भी नहीं होता है तो डू नॉट हैव ए सीनियर लेवल वुमेन यूनिट्स ऑफ सीनियर लेवल वुमेन, राइट। तो उस केस में क्या होगा, द प्रिसाइडिंग ऑफिसर शैल बी नॉमिनेटेड फ्रॉम एनी अदर वर्क प्लेस ऑफ द सेम एम्प्लॉयर और अदर डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोल रहा है दोस्तों, पहला तो क्या है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर सीनियर लेवल की वुमेन आपके वर्क प्लेस से उठा लो, ठीक है, उसको बना दो। अगर वहाँ पे नहीं है तो उसी वर्क प्लेस के अदर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है वहाँ पे होंगे, वहाँ से ले लो। अगर वहाँ भी नहीं है तो दोस्तों सेम एम्प्लॉयर के और कोई कंपनियाँ हैं और कोई डिपार्टमेंट है, राइट। या दोस्तों वैसा भी नहीं है तो कोई और ऑर्गेनाइजेशन से भी आप इसे प्रिसाइडिंग ऑफिसर बना सकते हो। येस और नो। शर्त ये है कि वो सीनियर लेवल की वुमेन होनी चाहिए,
राइट, वर्क प्लेस के अंदर से। यस और नो, समझ में आया दोस्तों। आईसीआईसीआई के अंदर पीओ है, ये पहला मैंने फिलअप कर दिया। अगला चलिए दोस्तों, अगला देखिए दोस्तों, पहला क्या पढ़ा हमने, आईसीआईसीआई के अंदर पीओ है, ठीक है, आईसीसी के अंदर पीओ पढ़ा। सेकंड कौन सा होगा उसके अंदर, कमेटी के अंदर नॉट लेस देन 2 मेंबर्स, मतलब कम से कम 2 मेंबर तो होंगे ही, ज़्यादा भी हो सकते हैं। नॉट लेस देन का मतलब ये है, नॉट लेस देन 2 मेंबर फ्रॉम अमंगेस्ट एम्प्लॉइज, राइट, प्रेफरेबली कमिटेड टू द कॉज ऑफ वुमेन हु हैव हैड एक्सपीरियंस इन सोशल वर्क और हैव लीगल नॉलेज। अब इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसका मतलब क्या है, जब भी आप दोस्तों कंपनी में अप्लाई करते हो, राइट, तो आप रेज्यूमे फिल करते हो, ठीक है, तो उसके अंदर दोस्तों आपकी क्वालिटीज़ होती हैं, राइट, एक तो चीज़ वो हो गई। दूसरा, आप कई साल तक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी डिपार्टमेंट, कोई भी कंपनी में काम करोगे, तो दोस्तों आपका बिहेवियर जो है वो आपका आसपास के लोगों को पता चल जाता है, आपके बॉस को पता चल जाएगा, आपके एम्प्लॉयर को पता चल जाएगा। येस और नो। तो उसी प्रकार दोस्तों ऐसा इंसान, ऐसा मेंबर जो सोशल वर्क के अंदर एक्टिव हो, राइट, और दोस्तों जिसको थोड़ा बहुत लीगल नॉलेज हो, राइट, तो वो होंगे कम से कम 2 मेंबर एम्प्लॉयज़ के अंदर से। तीसरा है दोस्तों, यहाँ पे मेल फीमेल की कोई बात नहीं कही गई, ठीक है। तीसरा है दोस्तों, 1 मेंबर फ्रॉम अमंगेस्ट नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन को हिंदी शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, एनजीओ। एनजीओ का नाम सुना होगा आपने, राइट। तो 1 मेंबर कहाँ से आएगा, एनजीओ से। और एसोसिएशंस कमिटेड टू द कॉज ऑफ वुमेन और अ पर्सन फैमिलियर विद द इशू ऑफ द रिलेटेड टू सेक्सुअल हरासमेंट, ठीक है दोस्तों। ऐसी एसोसिएशन, ऐसे एनजीओ जो वुमेन के प्रति कंसर्न रखते हो, राइट, और एक पर्सन, ऐसा पर्सन हो सकता है जो सेक्सुअल हरासमेंट से जो है इसके इश्यू से फेमिलियर हो, राइट, मतलब जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता हो। येस और नो। अब दोस्तों इसकी समरी मैंने बना दी। इस समरी को पढ़ने से पहले एक लाइन ये भी पढ़ लीजिए, प्रोवाइडेड दैट एटलीस्ट 1/2 ऑफ द टोटल मेंबर्स सो नॉमिनेटेड शैल बी वुमेन, ठीक है। अब दोस्तों ये इंपॉर्टेंट लाइन है, मतलब जितने भी मेंबर नॉमिनेट होंगे उनका 1/2 जो है वो वुमेन होनी चाहिए। येस और नो। अब देखिए दोस्तों क्या है, अब इसको समराइज़ कर लेते हैं अपने को। कम से कम देखिए दोस्तों, पहला क्या था, प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो वुमेन है, अगर नहीं है तो दूसरी ब्रांच से लाओ, अगर दूसरी ब्रांच में भी नहीं है तो अदर डिपार्टमेंट, अदर ऑर्गेनाइजेशन से लाओ, ठीक है दोस्तों। आईसीसी का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी। और दोस्तों कम से कम 2 मेंबर जो हैं उनको सोशल लीगल नॉलेज होनी चाहिए, एम्प्लॉय में से वो ले लो, ठीक है। अब दोस्तों वुमेन की बात ओनली यहाँ करी और वुमेन की बात यहाँ पे नहीं करी, और ना ही वुमेन की बात यहाँ पे करी, ये सुनो। और 1 मेंबर दोस्तों एनजीओ से ले लो, राइट। अब दोस्तों कितने हो गए, 1 + 2 + 1, 1 + 2 + 1, मतलब कम से कम 4 मेंबर हो गए। और दोस्तों 121 का फॉर्मूला जो है तैयार हो गया। आईसीआईसीआई बैंक के अंदर, आईसीआईसीआई बैंक के अंदर पीओ को मैंने 121 रुपये जमा करवा दिए, राइट। आईसीआईसीआई बैंक के अंदर, आईसीआईसीआई बैंक के अंदर पीओ को मैंने 121 रुपये जमा करवा दिए। पीओ था पहला, 2 मेंबर एम्प्लॉयज़ में से, और एक दोस्तों नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन से, राइट। येस और नो, मतलब ये तो कंपनी के ही बंदे हो गए दोनों, राइट। ये भी, ये हो सकता है, नहीं हो सकता, ये कंपनी के ही लोग हैं। ये दोस्तों बाहर एनजीओ से उठाया गया है। येस और नो। लास्ट में क्या है, 1/2 ऑफ द टोटल मेंबर सो नॉमिनेटेड शैल बी वुमेन, और 50% जो है वुमेन्स होनी चाहिए इस कमेटी के अंदर। येस और नो। आगे चलिए दोस्तों। अब देखिए दोस्तों फैक्ट्स आने स्टार्ट हो गए, ठीक है। अब इसके अंदर देखिए क्या बोला गया, प्रिजाइडिंग ऑफिसर एंड एवरी मेंबर ऑफ द आईसीसी। एक तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर पीओ, ठीक है, 121 रुपये का चेक दिया था, 2 मेंबर इसके एम्प्लॉयज़, और एक दोस्तों क्या था जो एनजीओ से था, ठीक है। तो क्या था, प्रिजाइडिंग ऑफिसर एक तो ये, एंड एवरी मेंबर ऑफ द आईसीसी, और उसके आईसीसी के जितने भी मेंबर हैं, या 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, कम से कम 2 होंगे। ये सुनो, शैल होल्ड ऑफिस नॉट एक्सीडिंग 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ देयर नॉमिनेशन। मतलब दोस्तों ये फैक्ट आपको याद रखना है। मतलब क्या है, आईसीसी के जितने भी मेंबर हैं वो 3 साल तक, राइट। अब दोस्तों 3 साल कैसे याद रखोगे, 121 का फॉर्मूला मैंने आपको याद करवाया, तो इसमें कितने डिजिट हैं, 1 2 3 डिजिट हैं, राइट। तो दोस्तों आपको कॉम्पैक्ट याद हुआ कुछ आईसीसी का, आईसीसी था दोस्तों। हर एक एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है कि वो आईसीसी बनाएगा, राइट। आईसीसी में दोस्तों कौन था, पीओ बैठता है आईसीआईसीआई बैंक में, और दोस्तों पीओ को जाके मैंने 121 रुपये का चेक दे दिया, राइट। और दोस्तों इसके अंदर 3 डिजिट थे, 1 2 3 डिजिट थे, तो दोस्तों 3 साल का टेन्योर हो गया, राइट। अब दोस्तों ये सारी चीज़ें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आज अपने सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट पढ़ रहे हैं, कल अपने दोस्तों आरटीआई एक्ट पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद दोस्तों और तमाम तरीके के एक्ट जब अपने पढ़ेंगे तो ये चीज़ें मिक्सअप हो जाएगी, अगर आप ऐसे याद नहीं करोगे, राइट। अगर ये चीज़ें ऐसे याद होगी तो एग्जामिनेशन के अंदर जब हम बैठे होंगे तो ये चीज़ें हमारे माइंड में क्लिक कर जाएगी। यस और नो। आगे चलिए दोस्तों, चैप्टर नंबर 3 पे चलते हैं। अब पढ़ते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लोकल कंप्लेंट्स कमेटी, जिसको मैं बोलता हूँ मेरा एलसीसी, जिसको मैं क्या बोलता हूँ दोस्तों, एलसीसी, यही, राइट। अब दोस्तों आईसीसी याद होगा तो आपको एलसीसी याद करना बहुत ही ईजी है। यस तो इसके अंदर क्या है दोस्तों, नोटिफिकेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, कॉन्स्टिट्यूशन एंड ज्यूरिडिक्शन ऑफ लोकल कमेटी, कंपोजिशन, टेन्योर। अब देख दो टेन्योर पढ़ेंगे यहाँ पे कितने साल का है, एंड अदर टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ लोकल कमेटी। 8वां क्या है दोस्तों, ग्रांट्स एंड ऑडिट। यस और नो। तो ये 4 चीज़ें जो है चैप्टर 3 के अंदर अपने पढ़ेंगे। आगे चलिए। तो अब देखिए दोस्तों 5 नंबर में क्या दिया गया है, नोटिफिकेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर का मतलब है दोस्तों जिलाधिकारी, ठीक है। अब जिलाधिकारी दोस्तों हमारे ज़िले में कौन होता है,
तो हमारे दोस्तों में जिला अधिकारी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है, ठीक है, जिला कलेक्टर जिसको बोलते हैं, राइट, यस और नो। तो कुल मिला के बात क्या है दोस्तों, एलसीसी के अंदर जिले अधिकारी का जिक्र है, ठीक है। देखिए क्या है, द नोटिफिकेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में नोटिफाई है। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मतलब कौन सी है, जो स्टेट की गवर्नमेंट है, मान लो उसके रेफरेंस में मैं बात कर लूँ तो ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, डेप्यूटी कलेक्टर एज ए डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर फॉर एवरी डिस्ट्रिक्ट टू एक्सरसाइज पावर्स और डिस्चार्ज फंक्शंस अंडर दिस एक्ट। क्या बोल रहे हैं दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर बनाया जाएगा, राइट, किसके द्वारा, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा, राइट। तो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर दोस्तों कौन कौन होगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडीएम जिसको बोलते हैं दोस्तों, कलेक्टर, डेप्यूटी कलेक्टर, राइट। अब क्या है, देखिए दोस्तों, अब डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर की बात क्यों करी है, ठीक है, मतलब जिला कलेक्टर की बात क्यों है की है, क्योंकि एलसीसी के अंदर उसका रोल है, ठीक है। क्या रोल है, देखिए दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन एंड जुरिडिक्शन ऑफ लोकल कमेटी, राइट। अब दोस्तों एक तो जिला कलेक्टर का रोल आपको पता चलेगा, एक दोस्तों आपके माइंड की ये कन्फ्यूजन दूर होगी कि जब सर आईसीसी बना लिया मैंने, इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी बना ली मैंने, ठीक है, कोई भी कंपनी का रेफरेंस में बात करूँगा तो ये एलसीसी बनाने का क्या मतलब है, ठीक है, एलसीसी बनाने का क्या तुक है, जब मैंने आईसीसी पहले एक कमेटी बना ली तो वहाँ पे दर्ज करवाऊँ ना आप जाके सारी चीज़ें, ठीक है। तो दोस्तों इस एलसीसी का एक मीनिंग है और वो मीनिंग क्या है, इसका जवाब दिया गया है ये नीचे, ठीक है। पहले ऊपर वाला पढ़ते हैं, 6 नंबर में देखिए दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन एंड जुरिडिक्शन ऑफ लोकल कमेटी। लोकल कमेटी कैसे बनती है, एवरी डीओ मतलब दोस्तों डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर दोस्तों एक जिला कलेक्टर से आप इसको तुलना कीजिए, ठीक है। एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर शैल कॉन्स्टिट्यूट इन द डिस्ट्रिक्ट कंसर्न, प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में एक कमेटी टू बी नोन एज। अब दोस्तों एक जिले की बात कर ली, ठीक है, अब जिला सबको पता है क्या होता है, राइट, आप कोई ना कोई जिले में रह रहे हो। एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, एक जिला ऑफिसर, एक जिला अधिकारी क्या करता है, एक कॉन्स्टिट्यूट करेगा एक कमेटी, एक हर एक जिले के अंदर एक कमेटी, ठीक है, एक कमेटी टू बी नोन एज लोकल कमेटी, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको, लोकल कमेटी बोलते हैं। टू रिसीव कंप्लेंट्स ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट फ्रॉम एस्टेब्लिशमेंट्स, राइट। अब आप बोलोगे कि सर एस्टेब्लिशमेंट की कंप्लेंट तो हम आईसीसी में कर रहे थे, तो दोस्तों यहाँ पे एक लोचा है, देखिए, वेयर आईसीसी हैज़ नॉट बीन कॉन्स्टिट्यूटेड, जहाँ पे आईसीसी नहीं बनी है। और फ्रेंड्स क्यों नहीं बनी है, ड्यू टू हैविंग लेस देन 10 वर्कर। अब दोस्तों लेस देन 10 वर्कर की बात आई, लेस देन 10 वर्कर की जब बात आएगी तो क्या आपको अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर याद नहीं आएंगे, चैप्टर नंबर 1 में पढ़े थे, यस और नो। तो दोस्तों जब भी लेस देन 10 वर्कर की बात आएगी तो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की बात आएगी। और दोस्तों जब अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर होता है वहाँ पे आईसीसी नहीं बनती है। कौन, क्योंकि दोस्तों है ही नाम इसको अनऑर्गेनाइज है, तो वहाँ पे ऑर्गेनाइज तरीके से आईसीसी कैसे गठित की जा सकती है, ठीक है। मान लो 3 ही मेंबर है तो किसको प्रिजाइडिंग ऑफिसर बनाएंगे, किसको दोस्तों कौन सा एनजीओ से लेके आएंगे, और कौन से दोस्तों 2 मेंबर होंगे, तो राइट। तो उस केस में दोस्तों आईसीसी बनाना पॉसिबल नहीं था, तो इसलिए मैंने क्या किया, मेरे एक्ट ने क्या किया दोस्तों, एलसीसी का निर्माण किया। नंबर 1 बात। अब दोस्तों 2 नंबर पे चलते हैं, तो इफ़ द कंप्लेंट इज अगेंस्ट द एम्प्लॉयर हिमसेल्फ। अब दोस्तों आईसीसी के अंदर एम्प्लॉयर जो है गठित करता है आईसीसी, राइट। अब एम्प्लॉयर के खिलाफ ही शिकायत आ गई, मान लो किसी महिला ने एम्प्लॉयर के खिलाफ ही शिकायत कर दी सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट के जरिए, तो दोस्तों क्या वो एम्प्लॉयर अपनी कमेटी को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता इन चीज़ों से, डेफिनेटली दोस्तों कर सकता है। वो एम्प्लॉयर जो है इन्फ्लुएंस कर सकता है अपने स्टाफ को, उस कमेटी को, राइट। तो उसलिए दोस्तों क्या किया, अगर एम्प्लॉयर के खिलाफ मामला दर्ज होगा या कोई अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के खिलाफ जो है उसके महिला किसी के खिलाफ मामला दर्ज करवाती है, राइट, तो उस केस में दोस्तों क्या होगा कि कंप्लेंट जो है लोकल कंप्लेंट्स कमेटी के पास जाएगी। ये सुनो, आगे चलिए, आगे देखिए दोस्तों 2 नंबर पॉइंट पे क्या दिया गया है, द डीओ शैल डेजिग्नेट। डीओ मतलब क्या है, तो जिला कलेक्टर है, राइट। पहले पॉइंट में क्या बोला कि डीओ जो है, जिला कलेक्टर जो है, एक कमेटी का गठन करेगा जिसको बोलता हूँ लोकल कंप्लेंट्स कमेटी, येस और नो। इसके बाद दोस्तों क्या बताया, अगर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, अगर एम्प्लॉयर के खिलाफ शिकायत है, 2 केस हैं, तो उस केस के अंदर शिकायत जो है एलसीसी के पास जाएगी, ना कि आईसीसी के पास, येस और नो। अब अगला क्या बोला, द डीओ शैल डेजिग्नेट 1 नोडल ऑफिसर इन एवरी ब्लॉक, तालुका, तहसील इन रूरल और ट्राइबल एरिया एंड वार्ड और म्यूनिसिपैलिटी इन अर्बन एरिया टू रिसीव कंप्लेंट्स एंड फॉरवर्ड द सेम टू द कंसर्न लोकल कमेटी विद इन अ पीरियड ऑफ 7 डेज। कुल मिला के बात ये है दोस्तों, ये कोई जिला है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर यहाँ पे बैठेगा, वो क्या करेगा, लोकल कमेटी बनाएगा, ठीक है। अब दोस्तों अब जिला तो बहुत बड़ा होता है, ठीक है, उस जिले को दोस्तों अलग अलग भाग में बांट दिया, ठीक है, ब्लॉक है, तालुका है, तहसील है, तो वहाँ पर जिला कलेक्टर ने क्या किया, एक नोडल ऑफिसर बिठा दिया, ठीक है। अब दोस्तों नोडल ऑफिसर बिठा दिया उसने, तो नोडल ऑफिसर के पास क्या है, वहाँ के पर्टिकुलर तहसील के लोग जो हैं वो शिकायत करेंगे, राइट। अब दोस्तों उसके पास शिकायत आ गई नोडल ऑफिसर के पास, तो क्या करेगा, फॉरवर्ड द सेम, जो शिकायत आई कंसर्न लोकल कमेटी को फॉरवर्ड करेगा विद इन अ पीरियड ऑफ 7 डेज, मतलब 7 दिन के अंदर अंदर उसको 7 दिन के अंदर अंदर दोस्तों वो शिकायत क्या है, फॉरवर्ड करनी है, येस और नो। अब आगे चलिए दोस्तों 7 नंबर में क्या दिया गया है, कंपोजिशन, टेन्योर एंड अदर टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ लोकल कमेटी, ठीक है, कैसे बनती है कंपोजिशन, टेन्योर और अदर टर्म्स एंड कंडीशन, राइट। अब दोस्तों पिछला मत भूल जाना आईसीसी का, ठीक है, 121 रुपये का चेक मत भूल जाना, राइट, जब ये पढ़ते चले जाओ, यस और नो। अब दोस्तों पिछले में 121 रुपये का चेक था, तो इसमें दोस्तों 1000 और ऐड कर दिए, 1121 रुपये का चेक दे दूँगा मैं, ठीक है। उसमें दोस्तों 121 रुपये का चेक था, इसमें 1121 रुपये का चेक है,
यस और नो। उसमें दोस्तों पीओ को दिया था, इसमें देखते हैं कहाँ अपने देते हैं। यस और नो। पहला है द लोकल कमेटी शैल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स टू बी नॉमिनेटेड बाय द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर नेमली। सबसे पहले तो दोस्तों उसमें क्या था, एम्प्लॉयर नॉमिनेट कर रहा है। इसके अंदर दोस्तों एम्प्लॉयर की कोई बात नहीं है, क्योंकि एम्प्लॉयर के खिलाफ केस होगा तभी इसमें जाएगा। तो दोस्तों इसमें क्या है, द लोकल कमेटी शैल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स टू बी नॉमिनेटेड बाय द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। अब दोस्तों एलसीसी है, ठीक है, डीओ, ठीक है, लोकल कंप्लेंट्स कमेटी के अंदर दोस्तों डीओ है, ठीक है, मतलब डीओ को दोस्तों डीओ लेटर लिख रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को, ऐसे भी आप याद कर रख सकते हो, लोकली इसको डीओ लेटर लिखा है। यस और नो। आगे चलिए दोस्तों, 1-1-2-1 में क्या क्या होता है, इस फॉर्मूले के अंदर क्या क्या अपनी फिटिंग करते हैं। यस और नो। आगे चलिए। अब देखिए दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण स्लाइड है, 121 से 1121 तक पहुँचे हैं, तो 1121 को डिस्कस करते हैं अपने, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जो है इन सभी को नॉमिनेट करेगा, एक चीज़ आपको याद रखनी है। अब फ्रेंड्स डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जो है किस किस को नॉमिनेट करेगा वो सारी चीज़ें अपने मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो पहला चलिए दोस्तों, एक चेयरपर्सन, ठीक है, उसके अंदर क्या था, पीओ था, प्रिजाइडिंग ऑफिसर। यस और नो। ए चेयरपर्सन, चेयरपर्सन कौन होगा दोस्तों, टू बी नॉमिनेटेड फ्रॉम अमंगेस्ट द एमिनेंट वुमेन इन द फील्ड ऑफ सोशल वर्क एंड कमिटेड टू द कॉज ऑफ वुमेन। अब इसका मतलब क्या है दोस्तों, पहली बात तो क्या है, फ्रॉम अमंगेस्ट द एमिनेंट वुमेन इन द फील्ड ऑफ सोशल वर्क। अब दोस्तों सोशल वर्क के अंदर जानी मानी हस्ती है, कोई वुमेन है जो जानकार है, राइट, तो उसको नॉमिनेट करना है। तो क्या मतलब है कि ये वुमेन होगी, राइट। यस और नो। प्रिजाइडिंग ऑफिसर के अंदर दोस्तों क्या था, उसके अंदर भी क्या था कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी क्या है, शैल बी अ वुमेन। यस और नो। तो मतलब सेम सेम है, मतलब प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी वुमेन है, चेयरपर्सन भी वुमेन है। आईसीसी के अंदर का जो पहला मेंबर है वो भी वुमेन है, और चेयरपर्सन जो है एलसीसी का पहला मेंबर वो भी वुमेन है। यस और नो। टू बी नॉमिनेटेड अमंगेस्ट द वुमेन इन द फील्ड ऑफ सोशल वर्क एंड कमिटेड टू द कॉज ऑफ वुमेन, राइट। अब दोस्तों इसके अंदर देखिए क्या है कि कोई भी वर्क प्लेस की बात नहीं होगी, क्योंकि एलसीसी का गठन हो रहा है। उसके अंदर क्या था दोस्तों, एलसीसी आईसीसी के अंदर वर्क प्लेस के अंदर की वुमेन्स की बात हो रही थी, राइट। तो इसके अंदर क्या है दोस्तों, सोशल वर्क के अंदर जो बहुत ज़्यादा एक्टिव है वीमेन, राइट, तो उसको अपने ला सकते हैं, इसके अंदर चेयरपर्सन बना दिया उसको। दूसरा दोस्तों एक मेंबर होगा टू बी नॉमिनेटेड फ्रॉम अमंगेस्ट द वुमेन वर्किंग इन ब्लॉक, तालुका, तहसील और वार्ड और म्यूनिसिपैलिटी इन द डिस्ट्रिक्ट। अब दोस्तों दूसरा मेंबर भी क्या है, इसके अंदर वुमेन है। पहला मेंबर दोस्तों वुमेन, दूसरा मेंबर दोस्तों वुमेन, राइट, कुछ ब्लॉक, तालुका, तहसील के अंदर, राइट। सी के अंदर क्या है दोस्तों, दो मेंबर ऑफ होम एटलीस्ट वन शैल बी ए वुमेन। दोस्तों दो में से कम एक वुमेन होगी। टू बी नॉमिनेटेड फ्रॉम अमंगेस्ट सच एनजीओ, एसोसिएशन से ले लो, एनजीओ से ले लो, एसोसिएशन से ले लो, कमिटेड टू द कॉज ऑफ वुमेन और अ पर्सन फैमिलियर विद द इशू रिलेटेड टू सेक्सुअल हरासमेंट, ठीक है, मतलब जिन जानकार हो सेक्सुअल हरासमेंट के इशू से, राइट। अब दोस्तों लास्ट देख लीजिए, फिर मैं रिवाइज करवाता हूँ आपको। डी है द कंसर्न ऑफिसर डीलिंग विद द सोशल वेलफेयर और वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट। अब दोस्तों ये विभाग है कोई, सोशल वेलफेयर और वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का विभाग इन द डिस्ट्रिक्ट, कोई भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर शैल बी ए मेंबर एक्स ऑफिशियो। द कंसर्न ऑफिसर जो ऐसे ये डील करता हो ये मामले, शैल बी ए मेंबर ऑफ एक्स ऑफिशियो। एक्स ऑफिशियो है मतलब वो पदेन इसका ऑफिसर है, राइट। यस और नो। कुल मिला के बात क्या है दोस्तों, आईएलसीसी के अंदर 1 2 2 4 5 मेंबर होंगे, कम से कम है तो 5 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो कम से कम 5 तो होंगे, राइट। पहला मेंबर दोस्तों चेयरपर्सन, राइट, पहले पर्सन को दोस्तों कौन है, चेयरपर्सन। दूसरा कौन सा है दोस्तों, एक मेंबर उस बालोक तालुका तहसील से, और दोस्तों 2 मेंबर जो है कम से कम वो एक एनजीओ या एसोसिएशन से कोई आएंगे, और एक जो उस विभाग का जो बंदा है, उस पर्टिकुलर जिले के अंदर जो विभाग है सोशल वेलफेयर और वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट का, उसका ऑफिसर जो है उसका एक्स ऑफिशियो बन जाएगा। एक्स ऑफिशियो का मतलब क्या है दोस्तों कि उसको बनाया नहीं गया है, वो ऑटोमेटिक इसकी कमेटी के अंदर काउंट होगा। एक्स ऑफिशियो का मतलब यही हुआ है, आप उस चीज़ के लिए चुनाव नहीं लड़ते, आपको नॉमिनेट नहीं किया जाता, आप ऑटोमेटिकली क्या है उस चीज़ के लिए एक्स ऑफिशियो पद पे जा सकते हो, ठीक है। जैसे दोस्तों उपराष्ट्रपति का पद आपने देखा होगा, वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ठीक है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, राइट। तो वही चीज़ इसके अंदर है, एक महिला, दूसरी महिला, और दोस्तों 2 है एनजीओ और इससे तो कम से कम एक वुमेन होगी, और एक दोस्तों एक्स ऑफिशियो, राइट, इस विभाग का। समझ में आई कुछ बातें, आगे चलिए दोस्तों आगे चलिए, देखिए क्या है, द चेयरपर्सन एंड एवरी मेंबर ऑफ द लोकल कमेटी शैल होल्ड ऑफिस। एक तो हो गया चेयरपर्सन, राइट, और दोस्तों बाकी जो मेंबर थे उसके कमेटी के, लोकल कमेटी के, शैल होल्ड ऑफिस नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर्स, मतलब 3 साल से ज़्यादा जो है उनका टेन्योर नहीं होगा। नंबर 1 बात, फ्रॉम द डेट ऑफ द देयर अपॉइंटमेंट एज स्पेसिफाइड बाय द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जो है उनको डेट ऑफ अपॉइंटमेंट देगा। यस और नो। अब दोनों चीज़ें दोस्तों पढ़ ली, मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें थी, आईसीसी पढ़ लिया और वो दोस्तों एलसीसी पढ़ लिया, राइट। अब दोस्तों इसको रिवाइज करते हैं। सबसे पहले तो क्या है, 121 और 1121 का क्या है फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। अब दोस्तों आईसीसी को तुलना करी मैंने आईसीआईसीआई बैंक से, राइट। आईसीआईसीआई बैंक के अंदर क्या है दोस्तों, पीओ होता है, राइट। तो इसका दोस्तों पहला मेंबर क्या होगा, पीओ, प्रिजाइडिंग ऑफिसर, वो क्या होगी, एक वुमेन होगी, राइट। अब दोस्तों 2 मेंबर क्या उनसे होंगे, जिनको नॉलेज होगा सोशल वगैरह, ठीक है, सेक्सुअल हरासमेंट का, और तीसरा जो मेंबर है दोस्तों इसको एनजीओ से आएगा ये, ठीक है, एनजीओ या एसोसिएशन से। 121 हो गए, राइट। यस और नो। एक चीज़ दोस्तों क्या याद रखनी है इसके अंदर, कम से कम जो है 50% वुमेन होनी चाहिए कमेटी के अंदर, और दोस्तों
कार्यकाल कितना होगा इनका, टेन्योर 1 2 3 डिजिट का है तो 3 डिजिट का क्या है, 3 साल का इनका क्या होगा, कार्यकाल होगा। येस और नो। अगला देखिए दोस्तों, एलसीसी की बात करता हूँ तो एलसीसी के अंदर दोस्तों एक तो डीओ होगा, ठीक है, डीओ लेटर लिखा है आपने कलेक्टर को, राइट। अब दोस्तों डीओ जो क्या है नॉमिनेट करेगा एक चेयरपर्सन को, वो कौन होगा, एक वुमेन होगी, राइट। और दोस्तों उसके बाद क्या होगा, दूसरी क्या है, वो भी एक वुमेन होगी ब्लॉक तालुका तहसील से, राइट। और दोस्तों इन दो में से कम एक वुमेन होगी जो कहाँ से आएगी, एनजीओ वगैरह से। और दोस्तों जो लास्ट मेंबर होगा वो उस विभाग का, वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट विभाग का जो कंसर्न ऑफिसर होगा वो उसका एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कहलाएगा। येस और नो। अब दोस्तों आईसीसी कंप्लीट करी, एलसीसी कंप्लीट करी, तो हमारे चैप्टर नंबर 3 तक कंप्लीट हो गया, राइट। अब दोस्तों चलते हैं अपने चैप्टर नंबर 4 पे। दोस्तों चैप्टर नंबर 4 पढ़ने से पहले मैं आपको चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 जो है थोड़ी सी एक हाईलाइट आपको दे देता हूँ। चैप्टर 1 में क्या पढ़ा दोस्तों, सारी डेफिनेशंस पढ़ी एग्रीव्ड वुमेन की, एग्रीव्ड वुमेन मतलब पीड़ित महिला जिस पे अत्याचार हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या पढ़ा, एम्प्लॉयर, एम्प्लॉई, वर्क प्लेस, रेस्पोंडेंट, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, राइट। तो उसके अंदर दोस्तों कुछ अपने पॉइंट पढ़े जो सेक्सुअल हरासमेंट कैसे कैसे हो सकता है, राइट। तो वो सारी चीज़ें पढ़ी। उसके बाद दोस्तों चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 पढ़ा। चैप्टर नंबर 2 के अंदर दोस्तों ये सारी बातें पढ़ी आईसीसी की, और चैप्टर नंबर 3 के अंदर जो है एलसीसी की बातें पढ़ी, राइट। अब दोस्तों जैसे जैसे एक्ट आगे बढ़ेगा आप पुरानी चीज़ें मुझे पता है भूलते चले जाओगे, राइट। लेकिन दोस्तों हर एक लेक्चर स्टार्ट करने से पहले, बीच में और लास्ट में जब एमसीक्यू अपने करेंगे इसके, राइट, तो आपको सारी चीज़ें जो है याद करवा दूंगा मैं, ठीक है। तो एक बार दोस्तों पढ़ लिया तो आपको फिर इसको एग्जामिनेशन में जब एग्जाम हो, नोटिफिकेशन आए, लास्ट में पढ़ने की जरूरत है, इतना मैं आपको याद करवा दूंगा, ये अपनी मेरी फुल गारंटी है। ये सुनो, तो देखिए दोस्तों चैप्टर नंबर 4 जो है कंप्लेन पे है, ठीक है। सारी चीज़ें देख ली, एलसीसी में कंप्लेन करनी है, आईसीसी में कंप्लेन करनी है, राइट। तो दोस्तों कंप्लेन करनी कैसे है, ठीक है, और अगर कंप्लेन हो गई तो उसके कैसे इंक्वायरी होगी उस कंप्लेन पे, राइट। तो क्या क्या उसके प्रोसेसेस हैं, वो सारे प्रोसेस जो हैं इस चीज़ के अंदर, इस चैप्टर नंबर 4 के अंदर बताए गए हैं। येस और नो। अब दोस्तों इसके अंदर क्या है, फैक्ट आपको नहीं कम बहुत कम मिलेंगे, ठीक है। जो फैक्चुअल बातें थी चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 2 के अंदर थी, राइट। लेकिन अपने को पढ़ना तो सारा ही है। तो देखिए क्विक देखिए, चैप्टर नंबर 4 है कंप्लेन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट, राइट। तो इसके अंदर क्या है दोस्तों, एनी एग्रीव्ड वुमेन मे मेक इन राइटिंग। अब दोस्तों स्पेशल यहाँ पे इन राइटिंग लिखा हुआ है कि मतलब आपको रिटर्न में कंप्लेंट करनी है, राइट। कोई भी एग्रीव्ड वुमेन है, कोई भी व्यथित महिला है, कोई भी पीड़ित महिला है, वो क्या कर सकती है, राइटिंग के अंदर एक कंप्लेंट दे सकती है सेक्सुअल हरासमेंट की वर्कप्लेस के अंदर टू द आईसीसी और एलसीसी, ठीक है, टू द आईसीसी और एलसीसी। अब दोस्तों इसका निर्धारण कैसे होगा, अगर एम्प्लॉयर के खिलाफ है शिकायत, अगर वो वुमेन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रही है तो एलसीसी में जाएगी, अगर ऑर्गेनाइज सेक्टर है और एम्प्लॉयर के खिलाफ शिकायत नहीं है, किसी एम्प्लॉय के खिलाफ शिकायत है तो वो आईसीसी में जाएगी। येस और नो। अब देखिए दोस्तों ये फैक्ट है यहाँ पे, विद इन अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ द इंसिडेंट। अब दोस्तों 3 मंथ के अंदर अब दोस्तों 3 का आंकड़ा चल रहा है, देखिए 3 साल का टेन्योर था दोनों का, 3 का। अब मतलब 3 महीने के अंदर ही शिकायत करनी है, राइट, विद इन पीरियड ऑफ 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ द इंसिडेंट। इन केस ऑफ अ सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स, अगर मान लो दोस्तों बार बार उसके सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है, ठीक है, पहले महीने हो गया, दूसरे, तीसरे, चौथा, कई बार दोस्तों क्या है सीरीज ऑफ द इंसिडेंट्स होते हैं ऐसे, विद इन अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ द लास्ट इंसिडेंट, ठीक है। मान लो जनवरी फरवरी मतलब जून तक हो गया, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि वो जून से उसका काउंट करेंगे, वो जून के अंदर अगर लास्ट इंसिडेंट उसके पास हुआ है तो यहाँ से 3 महीने जुलाई, अगस्त, सितंबर के अंदर जो है वो शिकायत कर सकती है इस एक्ट के अंदर, राइट। तो क्या है दोस्तों, एग्रीव्ड वुमेन आईसीसी एलसीसी में शिकायत करेगी और 3 महीने के अंदर अंदर उसको शिकायत करनी है इस एक्ट के अंदर अगर वो शिकायत करना चाहती है तो। यस और नो, आगे चलिए। अब देखिए फ्रेंड्स, आईसीसी और एलसीसी एक्सटेंड द टाइम लिमिट नॉट एक्सीडिंग 3 मंथ्स। अब क्या करते हैं दोस्तों, 3 महीने के अंदर शिकायत करनी है उसको, राइट। लेकिन क्या है, आईसीसी और एलसीसी उसको 3 महीने और बढ़ा सकते हैं, तो टोटल क्या हो गया दोस्तों, मैक्सिमम क्या है 6 मंथ हो गया, ठीक है। आईसीसी और एलसीसी जो है उसको 3 मंथ और बढ़ा सकते हैं इफ़ इट इज सेटिस्फाइड दैट द सर्कमस्टांसेस वर सच विच प्रिवेंटेड द वुमेन फ्रॉम फाइलिंग अ कंप्लेंट विद इन द सेड पीरियड। और दोस्तों क्यों बढ़ा सकते हैं वो, उसका बेस क्या होगा, क्योंकि वो सेटिस्फाइड हैं कि सर्कमस्टांसेस जो है, हालात जो हैं वुमेन के ऐसे थे कि उसने हालातों ने उसको प्रिवेंट किया, बचाया कि वो एक कंप्लेन को फाइल करते। येस और नो। अब देखिए दोस्तों ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई है, और 9 नंबर जो सेक्शन है हमारा उसके अंदर बताया कि मैंने कंप्लेन करनी है, ठीक है। 9 नंबर के दोस्तों अंदर मैंने बताया आपको कंप्लेन करनी है। अब 10 के अंदर क्या है, समझौता करवाएगा, आईसीसी एलसीसी के पास गया मामला, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले जो क्या है हमारे देश के अंदर कोई भी आपकी किसी से लड़ाई हो जाए तो सबसे पहला जो स्टेप जो लेते हैं, कोई भी समाज लेता है, सोसाइटी लेती है, कोई भी अगर लेती है, कमेटी लेती है, तो वो है समझौता, क्योंकि इससे बेस्ट कोई चीज़ है नहीं, ठीक है। अगर दोस्तों समझौता हो जाए, क्योंकि दोस्तों सेक्सुअल हरासमेंट के मामले हैं, कई बहुत माइनर मामले होते हैं, ठीक है, कि मतलब फिजिकली असॉल्ट नहीं है, ठीक है, बहुत माइनर सा मामला है, मान लो कमेंट किया, ठीक है, एक वुमेन के लिए बहुत बड़ी चीज़ हो सकती है या होती भी है, लेकिन फिर भी दोस्तों अगर अगला जो है, जो रेस्पोंडेंट है या एक्यूज्ड जो है, अगर वो कुछ ऐसा मतलब इसकी भरपाई हो सके, अगर कमेटी डिसाइड करे, तो दोस्तों सबसे पहले जो है वो चीज़ होगी। तो इसके अंदर देखिए क्या बोला गया दोस्तों, द आईसीसी और एलसीसी बिफोर इनिशिएटिंग एन इंक्वायरी अंडर सेक्शन 11।
अब क्या है दोस्तों, सेक्शन 11 जो है इसका, उसके अंदर इंक्वायरी पढ़ूंगा मैं। 9 के अंदर शिकायत करी, 10 के अंदर कंसीलिएशन, राइट। अब 11 के अंदर दोस्तों इंक्वायरी है। लेकिन क्या बोल रहा है दोस्तों कि अगर इंक्वायरी करने से पहले, राइट, जो सेक्शन 11 कौन सा, इंक्वायरी इनटू कंप्लीट एट द रिक्वेस्ट ऑफ द एग्रीव्ड वुमेन। अब देखिए दोस्तों, रिक्वेस्ट भी किसकी, एग्रीव्ड वुमेन की, कि वो क्या बोलती है कि समझौता कर लेते हैं, ठीक है। एट द रिक्वेस्ट ऑफ द एग्रीव्ड वुमेन टेक स्टेप्स टू सेटल द मैटर बिटवीन हर एंड द रेस्पोंडेंट थ्रू कंसीलिएशन। उसके बीच और रेस्पोंडेंट के बीच में क्या है दोस्तों, समझौता करवा दो। कंसीलिएशन का मतलब है समझौता करवा दो, राइट। इसकी भी एक शर्त है दोस्तों, प्रोवाइडेड दैट नो मॉनेटरी सेटलमेंट शैल बी मेड एज अ बेसिस ऑफ कंसीलिएशन। मुद्दा ये है कि दोस्तों पैसे का लेन देन नहीं होना चाहिए, ठीक है, कि मॉनेटरी बेस पे जो क्या है कि रेस्पोंडेंट बोल दे कि मुझसे गलती हो गई और ये मॉनेटरी सेटलमेंट में कर रहा हूँ, तो वो बिल्कुल नहीं होगा, राइट। आईसीसी और एलसीसी को निर्धारण जो है मॉनेटरी सेटलमेंट के अलावा जो है वो जितना करवा सकते हैं वैसे उनको करवाना है। यस और नो, तो यस और नो। अब दोस्तों अगर ये सेटलमेंट नहीं होता है फिर आगे क्या है, इंक्वायरी होगी, ठीक है। आगे चलिए दोस्तों, देखिए फ्रेंड्स क्या बोल रहा है, वेयर ए सेटलमेंट हैज़ बीन अराइव्ड, ठीक है, पॉइंट नंबर 1 के हिसाब से जो अभी अपलोड पड़ा, ठीक है। आईसीसी और एलसीसी क्या करेगी, सेटलमेंट करवाएगी रेस्पोंडेंट और एग्रीव्ड वुमेन के बीच में, राइट। और दोस्तों किसकी रिक्वेस्ट पे, एग्रीव्ड वुमेन की, और मॉनेटरी सेटलमेंट नहीं होगा, ठीक है। तो दोस्तों ये सारी कंडीशन को फुलफिल करते हुए अगर सेटलमेंट हो जाता है तो एलसीसी और आईसीसी शैल रिकॉर्ड द सेटलमेंट। तो क्या है दोस्तों, वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगी, सारी चीज़ें, मतलब वो सेटलमेंट जो है कागजों में आ जाएगा, राइट। एंड फॉरवर्ड द सेम, फॉरवर्ड सेम मतलब जो सेटलमेंट है टू द एम्प्लॉयर और द डीओ, ठीक है। दोस्तों इनका नाम क्यों लिया, क्योंकि अगर कोई कंपनी की बात होगी, ठीक है, तो उसके अंदर जो आईसीसी फैसला लेगी वो एम्प्लॉयर को मिल जाएगा सेटलमेंट उसका। और दोस्तों अगर एलसीसी के अंदर शिकायत है तो वो क्या है, जो डीओ को मिल जाएगा, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को कौन देगा दोस्तों, जो चेयरपर्सन थे। 1121 का फॉर्मूला था, इसको 121 वाला फॉर्मूला था, राइट। इसको 121 देंगे, इसको 1121 देंगे। टू टेक एक्शन एज स्पेसिफाइड इन द रिकमेंडेशन, राइट। तो क्या है दोस्तों, सेटलमेंट हो गया, ठीक है, मतलब उस पर कानूनी कार्रवाई नहीं हुई, कमेटी के अंदर से सेटलमेंट हो गया, राइट। और उसने कुछ रिकमेंडेशन दे दिया कमेटी ने कि हाँ भैया, जो रेस्पोंडेंट था और जो एग्रीव्ड वुमेन थी इनके बीच में कॉन्सिलिएशन हो गया, समझौता हो गया। अब जो हम रिकमेंड कर रहे हैं उसको सज़ा देनी है, किस टाइप की, राइट, जो भी है दोस्तों, तो वो सज़ाएँ भी आगे बताई गई हैं कि अगर एम्प्लॉयड होगा तो सर्विस रूल के हिसाब से, अगर एम्प्लॉयड नहीं है तो कैसे होगी, ठीक है। तो मतलब वो सजाएं जो है एक बार इसको होल्ड रखिएगा आप, राइट। कमेटी का रिकमेंडेशन आ गया तो क्या होगा, वो सारी चीज़ें हैं। तीसरा देखिए दोस्तों, आईसीसी और एलसीसी शैल प्रोवाइड द कॉपीज ऑफ द सेटलमेंट। आईसीसी और एलसीसी क्या करेगी दोस्तों, कॉपी है सेटलमेंट की एज रिकॉर्डेड टू द एग्रीव्ड वुमेन एंड द रिस्पोंडेंट, ठीक है। अब दोस्तों क्या है, एलसीसी और आईसीसी जो है सेटलमेंट की जो है कॉपियाँ प्रोवाइड करेगी, राइट, एग्रीव्ड वुमेन और रेस्पोंडेंट को। चौथा देखिए दोस्तों क्या है कि दोस्तों वेयर सेटलमेंट इज अराइव्ड नो फर्दर इंक्वायरी शैल बी कंडक्टेड बाय द आईसीसी और एलसीसी, ठीक है। जो भी सेटलमेंट अराइव हो गया फर्दर कोई इंक्वायरी नहीं होगी, राइट। समझ में आई दोस्तों बात, क्या है, पहले सेक्शन के अंदर क्या बताया कि इंक्वायरी अगर कंप्लेंट होती है तो 9 नंबर सेक्शन में क्या बताया, अगर कंप्लेंट होती है तो क्या आईसीसी और एलसीसी के पास होगी, राइट। 10 में क्या बता रहे दोस्तों, समझौता करवाओ पहले। अगर समझौता जो है मॉनेटरी बेस पे नहीं होगा, पैसे के बेस पे नहीं होगा, राइट, और एग्रीड वुमेन की रिक्वेस्ट पे होगा, राइट। अब दोस्तों सेक्शन 10 के 2 के अंदर क्या बता रहा है कि अगर सेटलमेंट हो जाता है, ठीक है, तो दोस्तों वो क्या करेंगे, उसकी सेटलमेंट की कॉपी जो है एम्प्लॉयर या डीओ को दे देंगे, ठीक है। 3 नंबर में क्या बताया कि ये दोनों जो है एक कॉपी एग्रीड वुमेन और रेस्पोंडेंट को भी दे देंगे, राइट। और दोस्तों सेटलमेंट हो जाता है तो कोई भी फर्दर इंक्वायरी नहीं होगी, राइट। अगर दोस्तों सेटलमेंट नहीं होता है तो अपने सेक्शन नंबर जो है नेक्स्ट इसका लागू होगा, राइट, सेक्शन नंबर 11 लागू होगा। तो देखिए दोस्तों क्या है इसके अंदर, अब देखिए दोस्तों इंक्वायरी इन कंप्लीट, ठीक है, समझौता नहीं हुआ, कंसीलिएशन नहीं हुआ, तो क्या करना है, 9 नंबर के अंदर दोस्तों सेक्शन 9 के अंदर शिकायत करी, ठीक है। 10 नंबर के अंदर समझौता करवाया। 11 नंबर के अंदर दोस्तों क्या है, कंप्लेंट जो हुई है इसकी इंक्वायरी करवाते हैं, क्योंकि समझौता नहीं हुआ। अगर समझौता हो जाता तो यहाँ पे वो टॉपिक खत्म हो जाता, राइट। यस और नो। अब दोस्तों इंक्वायरी कैसे होगी, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ द सेक्शन 10, मतलब कंसीलिएशन वाले में द आईसीसी और द एलसीसी एज द केस में भी, या तो आईसीसी या एलसीसी कोई सा भी केस हो, वेयर द रेस्पोंडेंट इज एन एम्प्लॉई, जहाँ पे क्या है, रेस्पोंडेंट एक एम्प्लॉई है, प्रोसीड टू मेक इंक्वायरी इनटू द कंप्लेंट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द सर्विस रूल एप्लीकेबल टू द रेस्पोंडेंट। अब इसके अंदर दोस्तों क्या बोल रहा है कि अगर एम्प्लॉई है रेस्पोंडेंट, ठीक है, तो उसके अंदर जो है दोस्तों इंक्वायरी जो है उसकी सर्विस रूल के हिसाब से होगी, ठीक है। दोस्तों आप मान लो कुछ कर देते हो तो आपके डिपार्टमेंट के जो सर्विस रूल है, सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल हैं, वो सारे रूल आप पे लागू होंगे, ठीक है। तो इंक्वायरी पहली बात तो है ये होगी, ठीक है। मान लो समझौता नहीं हुआ तो इंक्वायरी होनी ही होनी है, तो वो सारी इंक्वायरी इसके जरिए होगी, ठीक है। अब इन केस ऑफ डोमेस्टिक वर्कर, अगर डोमेस्टिक वर्कर है, इफ प्राइमा फेसी केस एग्जिस्ट द एलसीसी फॉरवर्ड द कंप्लेंट टू द पुलिस। अब दोस्तों डोमेस्टिक वर्कर पे सेक्सुअल हरासमेंट का केस हुआ है, ठीक है, और प्राइमा फेसी जो है केस एग्जिस्ट है, उनको लग रहा है कि हाँ वास्तव में हुआ है, द एलसीसी फॉरवर्ड द कंप्लेंट टू द पुलिस। तो क्या करती है दोस्तों, एलसीसी का काम यहाँ पे क्या होता है, पुलिस को कंप्लेंट फॉरवर्ड करे विद इन अ पीरियड ऑफ 7 डेज, 7 दिन के अंदर, फॉर रजिस्टरिंग द केस अंडर सेक्शन 509 ऑफ द आईपीसी, इंडियन पीनल कोड के 509 के अंदर क्या होता है दोस्तों, केस दर्ज करना पड़ेगा उसको। यस और नो। तो 2 केस पढ़ लिया अपनों ने, एक एम्प्लॉई है अगर, राइट, तो उसके अंदर सर्विस रूल लागू होंगे। अगर दोस्तों डोमेस्टिक वर्कर है तो पुलिस को क्या है, कंप्लेंट करनी पड़ेगी, एलसीसी जो है लोकल कंप्लेंट्स कमेटी पुलिस को कंप्लेंट करेगी। यस और नो। आगे चलिए दोस्तों, अब दोस्तों एक तो केस वो था कि एम्प्लॉई है,
ठीक है, और डोमेस्टिक वर्कर है तो कहाँ काम करेंगे। अब अगर दोस्तों इसके अंदर बोल रहा है कि वेयर द एग्रीव्ड वुमन इन्फॉर्म्स द आईसीसी और एलसीसी दैट एनी टर्म और कंडीशन ऑफ द सेटलमेंट अराइव्ड एट अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 10। अब दोस्तों जो सेक्शन 10 के अंदर हमने सेटलमेंट करवाया था, ठीक है, और जो उसकी टर्म्स और कंडीशन थी अगर वो फॉलो नहीं किया रेस्पोंडेंट ने, ठीक है, हैज़ नॉट बीन कंप्लाइड बाय द रेस्पोंडेंट, राइट, मतलब उसने फॉलो नहीं किया है, तो द आईसीसी और एलसीसी शैल प्रोसीड टू मेक एन इंक्वायरी इनटू द कंप्लेंट और फॉरवर्ड द कंप्लेंट टू द पुलिस, राइट। तो क्या है, उसके अंदर इंक्वायरी करेगी, राइट। अगर दोस्तों वो एम्प्लॉय हुआ, राइट, और डोमेस्टिक वर्कर वाला है तो पुलिस को फॉरवर्ड कर देगी। तो मतलब वहाँ पे भी बोल दिया कि समझौते को एक छोड़ा नहीं है उन्होंने, ठीक है, वहाँ पे एक क्लॉज ये भी दे दिया कि अगर वो नहीं होता है तो भी शिकायत आगे इंक्वायरी हो सकती है। 3 नंबर देखिए, फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग एन इंक्वायरी द आईसीसी और एलसीसी शैल हैव द सेम पावर्स आर वेस्टेड इन द सिविल कोर्ट अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। अब दोस्तों कोई भी इंक्वायरी होती है, राइट, तो आईसीसी और एलसीसी के पास पावर कितनी होती है, जो एक सिविल कोर्ट के पास पावर होगी, ठीक है, इसको रेडीमेड याद रखो आप। अब सिविल कोर्ट के पास कौन कौन सी पावर होती है, तो दोस्तों हमें वकील तो बनना नहीं है, जज तो बनना नहीं है, राइट, इसको रेडीमेड आपको याद रखो, ट्रू फॉल्स में पूछा जा सकता है। 4 नंबर देखिए दोस्तों, द इंक्वायरी सब सेक्शन 1 वाली जो अभी हुई थी, मतलब इसके सब सेक्शन 1 में शैल बी कंप्लीटेड विद इन अ पीरियड ऑफ द 90 डेज। अब दोस्तों ऐसा नहीं है कि इंक्वायरी को आप लेके बैठे रहो 6 महीने साल तक, राइट, आपको दोस्तों क्या है, इंक्वायरी जो है कंप्लीट करनी है 90 डेज़ के अंदर, राइट, उसका जवाब चाहिए, येस और नो। आगे चलिए दोस्तों, अब देखिए दोस्तों चैप्टर नंबर 5 है इंक्वायरी इनटू कंप्लेंट, राइट। तो दोस्तों ये अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि दोस्तों चैप्टर नंबर 4 तक अपनों ने कंप्लीट कर लिया। आज पहले लेक्चर में 1 पढ़ा, आज दूसरा, तीसरा और चौथा पढ़ लिया, राइट। तो अब दोस्तों चैप्टर नंबर 5 पढ़ने से पहले वो चारों रिवाइज करवाऊंगा, राइट, और दोस्तों पूरा चैप्टर जब खत्म हो गया तो इनको सारों को एक साथ अपने एक पिक्चर के रूप में अपने याद कर लेंगे इसको, राइट, येस और नो। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं रैप अप करता हूँ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।